प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना प्रथम महायुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम महायुद्ध जो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक लड़ा था, यह विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। 1914 के पूर्व लगभग संपूर्ण यूरोप दो परस्पर विरोध गुट में विभाजित हो चुका था, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। गुटों की उलझन ने एक ऐसा रूप ले लिया था कि यदि एक भी सदस्य युद्ध में उतरता तो दूसरे के लिए आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना आवश्यक हो जाता। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो युद्ध शुरू हुआ वह धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया। यह युद्ध दो गुटों के मध्य लड़ा गया। एक गुट मित्र राष्ट्रों का था जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, रोमानिया, यूनान आदि देश शामिल थे। युद्ध के अंतिम दिनों में रूस इस गुट से अलग हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हो गया। दूसरा गुट दूरी राष्ट्रों का था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया व तुर्की शामिल थे। विद्यार्थियों, 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया है युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रथम महायुद्ध के कारणों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले कारण की, जो कि था दो गुटों का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध से पहले संपूर्ण यूरोप है वो दो गुटों में बंट चुका था। बिस्मार्क की कूटनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जर्मनी एक और तो त्रिगुट संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली के साथ मैत्री सूत्र में बंधा था, तो दूसरी ओर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से छिपाकर रूस के साथ री इंश्योरेंस संधि के द्वारा समझौता कर लिया था। केसर विलियम द्वितीय की साम्राज्यवादी नीति ने ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी से दूर धकेल दिया था। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन और वाणिज्य में भी जर्मनी इंग्लैंड का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी बन चुका था। अतः इंग्लैंड ने फ्रांस की ओर कदम आगे बढ़ाए और 1904 में दोनों के बीच में संधि हो गई, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन दोनों की मैत्री ने इंग्लैंड और रूस की संधि का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार जर्मनी द्वारा निर्मित त्रिगुट के मुकाबले में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का त्रिगुट अस्तित्व में आया। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत एक दूसरे के इतने विरुद्ध हो गए कि इन खतरे से बचाना दुष्कर काम सिद्ध हुआ और ये कहीं न कहीं प्रथम महायुद्ध का एक प्रमुख कारण बने। विद्यार्थियों, यह ठीक है कि 1870 से 1914 के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, परंतु यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि गुप्त संधि व्यवस्था युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण थी। यदि त्रिगुट संधि और त्रिगुट अतांत की शर्तों को प्रकाशित कर दिया जाता तो वातावरण में सुधार हो सकता था, क्योंकि मूल रूप में ये संधियां सुरक्षात्मक थी। परंतु जैसा कि बी लेंस ने लिखा है कि ये अतांत संधियां और प्रतिसंधियां अपने मूल रूप में सुरक्षात्मक थी, परंतु अंततोगत्वा इन्होंने युद्ध के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। प्रथम महायुद्ध के लिए उत्तरदायी दूसरा कारण था शस्त्रीकरण की होड़। 1860 में जर्मनी के हाथों पराजित होने के बाद से ही फ्रांस ने बड़े पैमाने पर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे जर्मनी पर बुरा प्रभाव पड़ा और उसने भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे थे, परंतु दोनों एक दूसरे की सैन्य वृद्धि को शंका की दृष्टि से भी देखते थे। उनकी इस प्रवृत्ति ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया और वे देश भी शस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़े। जब केसर विलियम द्वितीय ने जर्मन नौसेना के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया तो इंग्लैंड भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया।
परिणाम यह निकला कि यूरोप का वातावरण विषाक्त हो गया। चारों ओर संदेह, भय व घृणा का वातावरण फैल गया। इस प्रकार शेविल ने ठीक ही लिखा है कि दिनों दिन बढ़ते हुए युद्ध के उपकरणों के कारण आशंका और तनाव का बढ़ना अनिवार्य हो गया, जिसके कारण वह विश्वास नष्ट हो गया जो पड़ोसियों के सौम्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। विश्व युद्ध का तीसरा एक प्रमुख कारण था राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की जिस भावना को जन्म दिया था, वह भावना अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हालांकि इस भावना ने जर्मनी और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, परंतु अब यही भावना पड़ोसी देशों के बीच में घृणा पैदा करने लगी थी। राष्ट्रीयता के इस रोग ने यूरोप के लिए अनेक समस्याएं पैदा कर दी। फ्रांस अपने उन प्रदेशों को, अल्सास व लॉरेन को लेना चाहता था जो उसने 1870 में खो दिए थे। इन प्रांतों की अधिकांश आबादी फ्रेंच थी और फ्रांस उसे स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाना चाहता था। ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल साम्राज्य विभिन्न राष्ट्रीयताओं का संगम था। उसके साम्राज्य में आबाद पोल, चेक, सर्ब, बल्गर आदि जातियां अपने राष्ट्रीय राज्यों में मिलना चाहती थी। राष्ट्रीयता ने ओटोमन साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया और इन टुकड़ों में भी आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसी राष्ट्रीयता के नाम पर बाल्कन युद्ध लड़े गए, जिन्होंने प्रथम महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। सर्बिया में तुर्क प्रभुत्व की समाप्ति के बाद सर्बिया ऑस्ट्रिया के स्लाव प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था और ऑस्ट्रिया के राजनीतिज्ञ अपने साम्राज्य के विनाश को रोकने के प्रयत्न में लगे हुए थे। इस प्रकार राष्ट्रीयता ने संपूर्ण यूरोप में ऐसी समस्याएं पैदा कर दी जिनका निवारण युद्ध के माध्यम से ही संभव हो सकता था। इतिहासकार शेपेरो ने लिखा है कि राष्ट्रीयता की अंध भावना ने मानव जाति की शांति को हानि पहुंचाने के आसार स्पष्ट कर दिए। प्रथम महायुद्ध का अगला कारण था साम्राज्यवाद की भावना। पार्कर टी मून ने नया साम्राज्यवाद, जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, को प्रथम महायुद्ध का एक प्रमुख कारण माना है। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका एवं एशिया के अन्य कई देशों पर उसका राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो चुका था। उसकी नौसैन्य शक्ति भी श्रेष्ठ थी, जिसके कारण उसके लिए साम्राज्य विस्तार करना बहुत आसान था। फ्रांस ने भी अफ्रीका तथा एशिया में अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया था। रूस ने संपूर्ण उत्तरी एशिया पर अपना अधिकार जमा लिया था और निकट पूर्व तथा मध्य पूर्व में अपने पैर पसार रहा था। यूरोप के अन्य छोटे राष्ट्रों हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल आदि ने भी अपने से कई गुने अधिक क्षेत्रफल वाले प्रदेशों पर प्रभुत्व जमा रखा था। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में जर्मनी तथा इटली सबसे अंत में शामिल हुए थे। अतः उन्हें अफ्रीका में कुछ प्रदेशों तथा छोटे छोटे द्वीपों के अतिरिक्त कोई और महत्वपूर्ण भूभाग प्राप्त नहीं हो पाया था। इसलिए उन देशों में दूसरे देशों, विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस से ईर्ष्या होने लगी। इसका एक कारण और भी था, क्योंकि जर्मनी ने अब तक औद्योगिक विकास, कृषि, व्यापार तथा वैज्ञानिक खोज में भारी उन्नति कर ली थी और उसका उत्पादन भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। इस उत्पादन को खपाने के लिए उसे उपनिवेशों की आवश्यकता थी और उसके पास पर्याप्त उपनिवेश नहीं थे। इसके लिए पुराने साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश हड़पना अथवा उन उपनिवेशों में अपना प्रभाव स्थापित करना आवश्यक था। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेलमार्ग की योजना बनाई, जिससे संघर्ष और तनाव बढ़ गया। अतः साम्राज्यवाद ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव और वैमनस्य को बढ़ावा देकर प्रथम महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। इन कारणों के अलावा एक अन्य कारण भी था समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों ने भी प्रथम महायुद्ध के लिए लोकमत को उकसाने का कार्य किया। ऐसा लगभग सभी देशों के समाचार पत्रों ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय भावना को उत्तेजित किया और दूसरे देशों की नीतियों के बारे में गलत प्रचार किया। उन्होंने शांति कायम करने वाली बातों को दबाने का प्रयास किया। ड्यूक ऑफ
फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो जबरदस्त तनाव पैदा हुआ था, उसमें समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके अलावा प्रजातंत्र की भिन्नता और निरंकुश शासकों की उपस्थिति भी इस महायुद्ध का एक कारण बन गई। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा तुर्की में निरंकुश शासक थे। इन शासकों की परिवर्तनशील नीतियों के कारण संपूर्ण यूरोप की शांति खतरे में थी। उनका मानना है कि यदि इन राज्यों में निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं होती तो शायद महायुद्ध इतना जल्दी घटित नहीं होता। विद्यार्थियों, इन सभी कारणों ने प्रथम महायुद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इन्होंने सौहार्द और अपनेपन की जड़ों को खोखला कर दिया, जिसे सभ्यता एवं संस्कृति के अनेक साधनों, धर्म, व्यापार, वाणिज्य, कला और विज्ञान ने मिलकर बढ़ाया था। अब यूरोप के सभी देशों में एक दूसरे के प्रति आशंका, भय, द्वेष व वैमनस्य कायम हो गया। जब कुछ स्वार्थी और आक्रामक व्यक्ति राज्य शक्ति और आतंक के सहारे उन्नति करने में कामयाब हो गए तो लोगों में यह धारणा पुनः पुष्ट होने लग गई कि संघर्ष जीवन का एक प्राकृतिक नियम है और अपने विकास के लिए यह जरूरी है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं प्रथम महायुद्ध के लिए उत्तरदायी तत्कालिक कारण की। हुआ यूं कि 28 जून 1914 के दिन ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सोराजेवो की सड़क पर हत्या कर दी गई। इस हत्या का उद्देश्य राजनीतिज्ञ था। इस हत्या के आरोपी 2 बोस्नियन थे, जिन्हें ऑस्ट्रिया की स्लाव पत्नी थी। ऑस्ट्रिया का विश्वास था कि यह हत्या सर्बियन सरकार की सहायता से की गई है और उसे इस हत्या के षड्यंत्र की पूरी जानकारी थी। युद्ध के उपरांत जो जांच हुई उससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि सर्बिया के कुछ उच्च अधिकारियों को हत्या के षड्यंत्र की जानकारी थी, परंतु इसमें सर्बिया की सरकार का कोई सहयोग नहीं था। परंतु ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को भयंकर दंड देने का निश्चय किया। ऑस्ट्रिया को यह भी मालूम था कि 1908 की भांति इस बार भी रूस सर्बिया की सहायता के लिए तैयार रहेगा। अतः ऑस्ट्रिया ने रूस के विरुद्ध जर्मन सहयोग का ठोस आश्वासन प्राप्त करने का प्रयास किया। 5 जुलाई 1914 को केसर विलियम द्वितीय ने ऑस्ट्रिया को आने वाली हर परिस्थिति में संपूर्ण सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम पत्र भेजा। इस पत्र में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को सोराजेवो हत्याकांड के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस पत्र में कई शर्तें भी थी जो सर्बिया के सम्मान के लिए काफी अपमानजनक थी। सर्बिया को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किए जाने वाले प्रचार को तत्काल समाप्त करने को कहा गया। हत्या की जांच ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों द्वारा करवाने और दोषी अधिकारियों को ऑस्ट्रिया के सुपुर्द करने की मांग की गई। इस पत्र का उत्तर 48 घंटों में मांगा गया। सर्बिया ने अधिकांश शर्तों पर अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु 2 शर्तें जिससे उसके सत्ता व सम्मान को ठेस पहुंचती थी, मानने से इनकार कर दिया। इन शर्तों के संबंध में सर्बिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय स्वीकार करना मंजूर कर लिया, परंतु ऑस्ट्रिया तो सर्बिया को नष्ट करने के लिए उतारू था, अतः वो इसके लिए तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था तो सर्बिया को रूस का, परंतु जर्मनी और रूस इस समय युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं थे। अतः जर्मनी और रूस दोनों ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक मान लिया, परंतु ऑस्ट्रिया अपनी बात पर अड़ गया। उसे केवल राजनीतिक विजय से ही संतोष नहीं था, अतः उसने अपनी सेनाओं को सर्बिया की सीमा की तरफ जाने की आज्ञा दे दी। इस पर रूस के जार ने ऑस्ट्रिया को चेतावनी दी कि अगर सर्बिया पर आक्रमण किया गया तो रूस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आक्रमण कर देगा। इंग्लैंड के मंत्री एडवर्ड ग्रे ने स्थिति की नाजुकता को देखते हुए युद्ध को रोकने की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की, परंतु इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग को जर्मनी ने ठुकरा दिया। केसर विलियम ने स्पष्ट कर दिया कि ऑस्ट्रो सर्ब समस्या 2 राष्ट्रों का मामला है
अर्थात विलियम का अभिप्राय था कि ऑस्ट्रिया सर्बिया को समाप्त कर दे और जर्मनी ऑस्ट्रिया की कार्यवाही पर निगरानी रखे और रूस अथवा अन्य किसी अन्य शक्ति को बीच में आने पर उसे रोकने का प्रयास करे। विलियम की घोषणा से रूस का जार उत्तेजित हो उठा और उसने रूसी सेनाओं को लामबंदी के आदेश दे दिए। अब जर्मनी भयभीत हो गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि रूसी हस्तक्षेप से ऑस्ट्रो सर्ब संघर्ष स्थानीय न होकर यूरोपीय बन जाएगा। अतः उसने ऑस्ट्रिया को रूस से समझौता करने की राय दी, परंतु ऑस्ट्रिया तो युद्ध करने पर तुला हुआ था और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। ऑस्ट्रिया युद्ध घोषणा ने जार को भी उत्तेजित कर दिया। उसने अपनी सेनाओं की प्राण आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका अर्थ ऑस्ट्रिया से युद्ध। अब जर्मनी को भी विवश होकर युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। 31 जुलाई को कैसर विलियम ने रूस को अपने आगे बढ़ने के आदेश वापस लेने के लिए चेतावनी पत्र भेजा। इसके साथ ही उसने फ्रांस से पूछा कि जर्मनी और रूस के मध्य युद्ध छिड़ने पर फ्रांस क्या करेगा, यानी कि वो किसकी तरफ रहेगा। रूस ने जर्मनी की चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया। तब 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने अपने उत्तर में लिखा कि जर्मनी और रूस के मध्य युद्ध होने पर वह अपने हितों के अनुकूल कदम उठाएगा। जर्मनी को यह उत्तर संतोषप्रद नहीं लगा, अतः उसने 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार ऑस्ट्रिया और सर्बिया का जो संघर्ष था वो अब एक यूरोपीय संघर्ष में परिवर्तित हो गया। युद्ध में सम्मिलित शक्तियों को इंग्लैंड के अगले कदम की प्रतीक्षा थी। एडवर्ड ग्रे ने अपने मित्रों का पक्ष लेकर तत्काल जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना चाहता था, परंतु इंग्लैंड की संसद इस बारे में एकदम कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। परंतु जर्मनी के अगले कदम ने संसद को एडवर्ड ग्रे की राय मानने पर मजबूर कर दिया। इसका कारण यह हुआ कि फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए जर्मनी को बेल्जियम होकर अपनी सेनाएं भेजनी थी। जर्मनी ने फौजों के आने जाने के लिए रास्ता मांगा। बेल्जियम ने जर्मनी की मांग को ठुकरा दिया। इस पर जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। 1839 की संधि के द्वारा इंग्लैंड ने बेल्जियम की स्वतंत्रता तथा तटस्थता की गारंटी दे रखी थी। अतः बेल्जियम पर जर्मनी के आक्रमण ने इंग्लैंड को उत्तेजित कर दिया और कुछ चेतावनियों के बाद 4 अगस्त की रात्रि को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एक नई संधि की। इस संधि के द्वारा यह निर्णय किया गया कि उनमें से कोई भी जर्मनी तथा जर्मनी के साथियों के साथ कोई अलग से संधि नहीं करेगा। इसके बाद उन्होंने इटली को लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और मित्र राष्ट्रों को इसमें सफलता मिली। इटली ने त्रिगुट से संबंध विच्छेद करके जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु तुर्की, मोंटेनेग्रो और बल्गेरिया ने जर्मनी का साथ दिया। यूरोप का यह युद्ध एशिया में भी फैल गया। 23 अगस्त 1914 को जापान ने इंग्लैंड के साथ मित्रता निभाते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध के अंतिम दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हो गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, ऑस्ट्रिया और सर्बिया की घटना से प्रारंभ हुआ यह युद्ध धीरे धीरे करके संपूर्ण यूरोप में फैल गया और फिर उसने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस प्रकार यह युद्ध मानवता के लिए एक अत्यंत ही विनाशकारी साबित हुआ। आज के इस वीडियो में हम केवल प्रथम महायुद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि इससे आपको प्रथम महायुद्ध के कारणों को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।